जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक, और आज के सेशन में हम नेक्स्ट 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 37, 38 और 39 इन 3 पेज को पढ़ेंगे। देखते देखते हम पेज नंबर 40 तक पहुंच चुके हैं अराउंड, है ना। और इसी तरीके से पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि मैंने जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि रही मन धागा प्रेम का, एक रहीमदास जी का दोहा है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो देखो, प्यार सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है ना, हमारे लक्ष्य से भी हम प्यार कर सकते हैं। तो ये जो संबंध है ना आपका और आपके एम के बीच का, इसको आप ढीला मत होने दीजिए, कभी शक की गुंजाइश मत आने दीजिए, मतलब विश्वास रखिए। ये क्यों कहें कि शक की गुंजाइश मत रखें, बल्कि ये कहेंगे कि विश्वास रखें। तो आपने सोचा है तो उस पर अटूट विश्वास रखिए, है ना। अपने मन में भी कोई और ख्याल मत लाइए, क्योंकि देखो हम बहुत सारे काम हम शो ऑफ करने के लिए करते हैं, मतलब अमुक ये कहेगा, अमुक ये कहेगा, लेकिन आप अपने मन में विचार लाते तो आपका मन भी तो इफेक्टेड हो रहा है ना। तो अपने आप को भी अपने लक्ष्य से कभी, मतलब अपने आप को अपने लक्ष्य से कभी दूर मत ले जाइए। कोई भी एक छोटा सा विचार भी, जैसे आप कुछ क्षण के लिए ये सोचे कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, है ना, तो ये आपके एम पर सवाल खड़ा करना हो जाता है। तो अगर आपने कुछ ठान लिया है तो बस हमेशा बस वही ध्यान में रखिए, है ना। अल्टरनेट मत ढूंढिए, कहने का मतलब ये, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब ही होता है कि डाउट, है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो विश्वास रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस है बहुत छोटी चीज, मतलब लगता बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आपकी बहुत सारी अचीवमेंट आपके कॉन्फिडेंस पर निर्भर करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। बहुत जनरल सी बात है, आपको हर कोई कहता हुआ है, लेकिन हर कोई कहता है, इस वजह से मैं ना कहूँ तो ये मैंने करूँगी, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं डिस्कशन के साथ। तो हमको है ना 3 पेज डिस्कस करने, पेज नंबर 37, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39। इन 3 पेज को पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इन 3 पेज में क्या गिवन है, और इसके बाद हम थोड़ा सा जो बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पेज नंबर 37 में क्या है, पेज नंबर 38 में क्या है, पेज नंबर 39 में क्या है। देखो, पेज नंबर 37 में बालू का स्तूप के बारे में बताया गया। पेज नंबर 38 में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में बताया गया है। और पेज नंबर 39 में नेक्स्ट यानी कि घग्गर, शेखावटी और लूनी बेसिन और नागौर चुप्पी, अर्धशुष्क मरुस्थल को इन 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इन पार्ट्स को अपन लास्ट पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बालू के स्तूप जनरली 7 से 8 प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ है, अनुधेली है, बरखान है, पैराबोलिक है, सीप है, अर्धचंद्राकार है, यार्डन है, सब्र है और नेटवर्क है ना। तो इसमें से मेनली 5-7 है, और ये बाद वाले यार्डन, सब्र, नेटवर्क ये और अवरोधी वगैरह, ये सिर्फ हल्का जानना इनके बारे में, बहुत ज्यादा इनकी आकृति कैसी होती है बस इतना बढ़ जाने देना। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में हम इन बालू स्तूप को तो पढ़ेंगे ही सही, इन बालू स्तूप युक्त प्रदेश तो पढ़ेंगे सही, इसके अलावा हम बालू स्तूप मुक्त प्रदेश भी पढ़ेंगे। राजस्थान ज्योग्राफिकली 4 हिस्सों में बताए, मरुस्थल है, अरावली है, पूरी मैदान है और पठार है। तो मरुस्थल भी 2 हिस्सों में बताए, एक तो शुष्क मरुस्थल बहुत ज्यादा सूखा, एक अर्धशुष्क जो इतना सूखा नहीं। और शुष्क मरुस्थल भी 2 हिस्सों में बताए, एक तो बालू स्तूप युक्त और एक बालू स्तूप मुक्त। एक वो है जहाँ बहुत सारे बालू स्तूप बनते हैं, हवाएं तेज चलती है, और एक वो है जहाँ इतने बालू स्तूप नहीं बनते जितना कि पहले इलाके में बनते, है ना। तो और फिर दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। तो यहाँ हम इन 3 पेज में अर्धशुष्क मरुस्थल तक कवर करने वाले। चारों सेगमेंट तो नहीं पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के, लेकिन 2 सेगमेंट कवर करेंगे। तो आ जाते फर्स्ट पेज पर। तो अनुधेय, अनुप्रस्थ, ये सवाल को थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। अनुधेय बालू का स्तूप जनरली, अनुधेय अनुप्रस्थ जनरली सीमावर्ती इलाकों में बनते हैं,
पहली कैटेगरी जो है वो बाड़मेर में और जैसलमेर में देखने को मिलती है, इसके साथ फलोदी में भी देखने को मिल जाती है अनुधेरी। और सेकंड कैटेगरी हमको गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ यहाँ देखने को मिलती है। और बरखान शेखावटी के इलाके में देखने को मिल जाता है। पेराबोली का कुछ खास इलाका गिवन नहीं है और एक अर्धचंद्राकार का भी कुछ खास इलाका गिवन नहीं। अब ये जानेंगे कि देखो होते क्या है बालुका स्तूप। रेत से कुछ आकृतियां बन जाती है, उन्हीं को अपन बालुका स्तूप कहते हैं। अब ये बालुका स्तूप अलग अलग आकृतियां होती है बालुका स्तूपों की, जैसे अनुधेरी है, अनुधेरी सर्पिलाकार आकृति वाला होता है ना, और अनुप्रस्थ कुछ समकोणीय आकृति वाला होता है। और इसके अलावा एक बरखान है जो कि अर्धचंद्राकार आकृति होती है ना, उसमें आप ऊपर का और नीचे का इस इलाके को थोड़ा सा रफ कर दोगे ना तो बरखान की आकृति बन जाएगी। इसके अलावा अर्धचंद्राकार तो यही सही अर्धचंद्राकार आकृति, और पैराबोलिक सीप की आकृति महिलाओं के हेयर पे भी है। और बस इतना ही, बाकी सब जो है वो छोटे छोटे बालुका स्तूप है। यार्डन जो है वो लहरदार बालुका स्तूप होते हैं। नेटवर्क जो है वो हमेशा बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं। अब इसके अलावा उनको थोड़ा सा देखो पेलो 39 में फिगर के थ्रू हमको ये समझाने की कोशिश करी थी कि कौन सा बालुका स्तूप कैसा दिखाई देता है। इसके बाद ये बालुका स्तूप कहाँ कहाँ बनते हैं, इनके उपनाम क्या है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा बहुत और कुछ इस तरीके की जानकारी बनी। तो अनुधेरी देखो मैंने बताया है कि ये सीमा के इलाके जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया है ना, यहाँ बनते हैं। और एक दो और इलाके हैं चूरू, फलोदी वगैरह है, समथिंग थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे कि हाँ इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये दो इलाके। इसके अलावा इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। इसके उपनाम भी शंखवाकार, देखांतर, पौनोमुखी, देशांतर, सीप और अबल, ये कुछ इसके उपनाम भी है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पौनानुमुखी रेखी है, सीप है और एक और कोई वनस्पति है ना, ऐसा कुछ प्रकार है। इर्ग भी कहते हैं इनको, और शायद 15 से 20 मीटर नीचे होता है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अनुधेरी के बारे में। इसके बाद अपन अनुप्रस्थ आए तो अनुप्रस्थ बेसिकली ये भी सीमावर्ती इलाके जैसे जैसलमेर हो गया, जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, अनूपगढ़ हो गया है ना, बीकानेर हो गया। तो बीकानेर के लूणकरण है, करणी माता है, गंगानगर के सूरजगढ़ है और गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर है ना, इन इलाकों में देखने को मिलता है अनुधेरी। और ये मैंने बताया कि हवा के समकोण पे बन रहा है। इसके अलावा बरखान, तो बरखान जो का शेखावटी, चूरू का भाकेरी स्थान, भाले का समथिंग। और उसके अलावा भी देखने को मिल जाता है जैसे वही बीकानेर के लूणकरण, करणी माता में है ना, और गंगानगर में भी, हनुमानगढ़ में भी है ना। तो बरखान शेखावटी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। पहले तो नक्शे के थ्रू बताया, थोड़ा सा अपन अगर पेज को विजुअलाइज करें ना तो पेज नंबर 37 बीच में इमेज के थ्रू बताया है ना। और इसके नीचे ये 3 बालुका स्तूप मेंशन किए, और इस इमेज के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि हमारा मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से बना एकमात्र मरुस्थल है। और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आपको बालुका स्तूप देखने को मिल जाएंगे। बालुका स्तूप मार्च जून में ज्यादा बनते हैं। बालुका स्तूप को धरियन कहते हैं, धरियन समथिंग है ना। और कहाँ मिलते हैं बालुका स्तूप, तो बालुथरा में मिलते हैं, भाले चूरू में मिलते हैं, बाड़मेर में भी मिलते हैं जैसा कि हमने डिस्कस कराई। और इसके अलावा ऐसे सूरजगढ़ वगैरह, गंगानगर, सूरजगढ़, एक और कुछ शार्दुल समथिंग कुछ है, और करणी माता, लूणकरण यहाँ देखने को मिलता है। एक ट्रिक है बस कल, तो बी से 2 नाम है, स से भी 2 नाम है। एक तो हो गया बालोथरा और एक बी से हो गया भालेरी समथिंग, स से 2 नाम है। शार्दुल के अलावा सूरत, एक तो सूरत और एक तो शायद देश। तो ये वो इलाके जहाँ बालुका स्तूप देखने को मिलता है। तो ये हमने पेज नंबर 37 को डिस्कस कर लिया, यानी बीच के कुछ बालुका स्तूपों की आकृतियों को जाना है बीच में, ऊपर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है, और नीचे हमने इन्हीं बालुका स्तूपों को थोड़ा सा डिटेल से जाना। तो ये हमारा पेज नंबर 37 रहता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे पर मुश्किल से 50 to 20 मिनट, एग्जैक्ट 20 मिनट लेंगे। ओके, और पहली कदम करनी है बहुत है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा मेंशन भी करेंगे, पर इसके अलावा पेज नंबर 38 में वापस से बालुका स्तूपों को पढ़ना है। सब्र, यादन, ये भी तो है ना। हाँ, जहाँ मैंने आपको बताया कि बालुका स्तूपों की आकृतियों के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, ठीक वहीं इन सब के अलावा अनुधेरी के अलावा यादन, शब्द, नेटवर्क की तीनों मेंशन थे। तो कुछ को तुमने पहले डिस्कस कर लिया,
फिगर के नीचे अब कुछ नेक्स्ट पेज में, जैसे यार्डन है, शब्द काफी, ये सब यार्डन जो है वो लहरदार होते हैं, शब्द काफी जो छोटे छोटे होते हैं, नेटवर्क जो हमेशा बनने वाले बालकोस्तूप होते हैं। पैराबोलिक जो है वो अर्धचंद्राकार है ना, महिलाओं की सिक्की जैसी आकृति होती है। और एक बरखान है, बरखान को शायद अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। बरखान 10 से 20 मीटर चौड़े होते हैं। और बरखान का इलाका भी नहीं होता, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ना बरखान जो ये ना जैसलमेर में बहुत ज़्यादा बालूकास्तूप बनते हैं, लेकिन जोधपुर में हर तरीके का बालूकास्तूप देखने को मिल जाएगा, है ना, ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अवरोधी बालूकास्तूप भी होते हैं, जो अजमेर है और सीकर है, यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये होता है बालूकास्तूप पर्यटन। अब बालूकास्तूप रहित इलाका, तो बालूकास्तूप रहित इलाका भी बहुत सारा है ना, जिसमें आपको है ना अनूपगढ़ से मनोहरगढ़ तक जलपट्टी देखने को मिलेगी, यानी उस इलाके में लीजिए जलपट्टी है ना। और ऊपरी इलाका अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टानी चट्टानों का प्रकार है, उनसे बना है। एक पास में कुआं है जहाँ थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, उसको अपन चांदा नलकूप कह देते हैं। और एक ये है ना रहित वाला इलाका, और एक पार्क है जिसको पनाकलू फोसिल पार्क कहते हैं, जहाँ जीवाश्म वगैरह मिलते हैं। एक गांव बता दिया चंदन गांव, और इसके अलावा एक सेज है। सेज की फुल फॉर्म यहाँ रिसर्च जोन करके है कुछ। हाँ, तो कुछ रिसर्च सेज की थोड़ा सा मिस हो रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन थी मुक्त प्रदेश में। इसके अलावा अब हम आ जाएंगे अर्धशुष्क इलाके पर। ये शुष्क इलाका कंप्लीट हो गया, ये हमने प्रेग्नेंट सेकेंड की बात करी, मतलब कर रहे हैं। अब अर्धशुष्क मेंशन में थोड़ा सा देखें, यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क दोनों ही मेंशन है प्रेग्नेंट सेकेंड में दोनों ही, इधर का भी कुछ हिस्सा है और इधर का भी कुछ हिस्सा है। तो अर्धशुष्क में ये कि अर्धशुष्क 40 में बताया, घग्गर है, शेखावटी है, नागौर चूमी और लास्ट में लुनी बेसिन, ये इस तरीके से क्लासिफाई है। ऊपर घग्गर, शेखावती, नागौर चूमी और लुनी बेसिन। और इसके उपनाम भी हैं अर्धशुष्क इलाके के। ये 25 से 50 सेंटीमीटर बीच का इलाका है ना। एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ, ब्रेक ऑफ द माइंड कहीं है, लेकिन अभी उतना अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही है, ठीक है। बस ये हमारा प्रेग्नेंट सेकेंड हो गया। तो प्रेग्नेंट सेकेंड में हमने दोनों ही चीजें पढ़ी, शुष्क मरुस्थल भी पढ़ा और अर्धशुष्क मरुस्थल भी पढ़ा। शुष्क मरुस्थल के दो हिस्से हम दोनों हिस्सों को टच करा, अर्धशुष्क को भी पढ़ा है, तो दोनों हिस्से पढ़े, शुष्क और अर्धशुष्क। अब आ जाते हैं लास्ट पर प्रेग्नेंट थर्ड। तो प्रेग्नेंट थर्ड में हमें ना अर्धशुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं, जिसको हमने शुरू करा है। बस यही जानना है, क्या जानना है, तो 2 पॉइंट कवर करेंगे, एक तो घग्गर और एक शेखावती के इलाके को कवर करेंगे। देखो घग्गर का इलाका गंगानगर हनुमानगढ़ का, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो इलाका है उसको अपन घग्गर के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मालवा का पठार आप सतलज और घग्गर के बीच के इलाके को मालवा का मैदान कहते हैं। बग्गी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर है और इस वजह से अन्न का कटोरा भी कहलाता है ये। यहाँ शारीता की अम्लता की समस्या भी है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु घग्गर इलाके में, थोड़ा सा बस। इसके अलावा शेखावती, तो शेखावती में कुछ जल स्रोत से चीजों को याद रखो, जैसे खड्डे हैं, कुएं हैं, तालाब है, नदी है, इस तरीके से। यहाँ है ना गढ़ थे, कुछ गढ़ बने हुए, उन गढ़ के नाम भी केछोर, पनिहारी है ना, कछोर वगैरह, पनिहारी वगैरह, एक कुछ ऐसे कुछ नाम है, 2-3 नाम बोलूंगे ऐसे कुछ। इसके अलावा तालाबों में यहाँ जोहड़ कहते हैं कुओं को, मतलब तालाब की बात करें ना, तो तालाब में जसू सर है, माल सर है और एक साल सर ऐसा कुछ, तो ये सर है या तालाब है। और नदियों में मैंने कहा ना जल स्रोतों से ध्यान रखिए। नदियों में यहाँ मेंथा, खारी, बनगढ़, ये सारी नदियाँ सांभर झील में गिरती। काकली नदी यहाँ की प्रमुख नदी, आंतरिक का क्षेत्र है, घग्गर का मैदान सेकेंड वाला शेखावती क्षेत्र, ये आंतरिक का क्षेत्र है। इसके उपनाम बता देती मैं, इस जल स्रोतों को थोड़ा साइड करेंगे। अब पहले बार उपनाम जानते हैं, इस इलाके के उपनाम कहते हैं, तो इसको अपन बागल भी कहते हैं, आंतरिक भी कहते हैं, और एक और कोई नाम है। तो ये सारे इसके उपनाम है। वापिस आ जाते हैं जल स्रोतों पर। नदी में काकली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है,
मेढ़ा नदी के आसपास, मेढ़ा नदी के बेसिन में बहुत सारे बरखान दिखाई देते हैं, है ना, बालकस्तूप। चोंगी, चोंगी एक शब्दावली ध्यान रखेंगे, शायद ये भी तालाब से जुड़ी हुई है, कुछ सूखा तालाब, गीला तालाब, ऐसा कुछ। चोंगी ध्यान रखेंगे, जोहड़ ध्यान रखेंगे। कुओं को यहाँ बेर और बेरा कहा जाता है। और बस यही सब कुछ है। ये ना बस यही कुछ है, हाँ यही सब कुछ है। तो इस तरीके से हमने तीनों पेज को डिस्कस कर लिया। पहले में सिर्फ बरखान बालकस्तूप को जानना है पहले पेज में, यानी पेज में 37 में। सेकेंड पेज में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों तरीके के बालकस्तूप पढ़ा। लास्ट पेज में अर्धशुष्क मरुस्थल के क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। तो अब इनको थोड़ा सा उन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। में यहाँ अपन चित्रों को पढ़ते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट है, यहाँ कुछ फैक्ट है। 38 में इस तरीके से बांटते हैं। तो यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं और यहाँ पूरे में शुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं। शुष्क मरुस्थल के दोनों हिस्से कवर कर लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ शुष्क मरुस्थल को, यहाँ अर्धशुष्क मरुस्थल। पेज नंबर 39 में हम कुछ अर्धशुष्क मरुस्थल को ही कवर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पूरे में अर्धशुष्क मरुस्थल ही है, तो ठीक है। यहाँ मैंने बताया ना 4-5 प्रकार, वही बस 2 मिनट में थोड़ा सा देखेंगे फिर फिनिश करेंगे, ठीक। मुश्किल से 5 मिनट और लेने वाले हैं। पर यहाँ पर अनुग्रह को पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ को पढ़ते हैं, बरखान को पढ़ते हैं, अर्धचंद्र पेराबोलिक है, अर्धचंद्राकार, बता सकते सब कुछ देख चुके हैं, बस थोड़ा सा मेंशन कर इनके बारे में। ये कहाँ बनते हैं और इनकी आकृतियाँ यहाँ गिवन है, कहाँ बनते हैं और इनकी आकृतियाँ इस चित्र में गिवन। हाँ, इसके अलावा यार्डन वगैरह है, शब्द वगैरह है, और एक और नेटवर्क, ठीक है। ऊपर कुछ 3 से 4 फैक्ट है, कुछ 3 से 4 फैक्ट गिवन है ऊपर की तरफ कि कहाँ ज्यादातर बालकस्तूप देखने को मिलते हैं। इर्द वगैरह कहलाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से बना है, मार्च जून में ज्यादातर बालकस्तूप दिखाई देते हैं। यहाँ इन्हीं अनुधेय को, अनुप्रस्थ को और बरखान, हाँ शायद बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधेय, बरखान, इन 3 को डिटेल से डिस्कस किया गया। अनुप्रस्थ है, अनुधेय यहाँ है, अनुप्रस्थ और बरखान, है ना। मैं जैसा पेज में हमने पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही मेंशन करी था कि इमेज और सुदृढ़ हो हमारी, है ना। तो यहाँ 3 से 4 पॉइंट है। कैसी आकृति है, कहाँ बनते हैं, क्या उपनाम है और कितने प्रकार है, नंबर जोड़ो विचार के पास मेंशन। यहाँ ये कौन से इलाकों में बनते हैं, तो पुगल एक इलाका मुझे ध्यान था, बीकानेर के पुगल, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर इलाके बताए गए थे, आकृति बस और कुछ नहीं, आकृति बताई चुकी है। बरखान में भी ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि पर्टिकुलरली बरखान कहाँ बनता है, तो शेखावटी के इलाके में बरखान देखा जाता है, और इसके अलावा कुछ इलाके होते हैं। सब कुछ पहले बता चुके, बस थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से देख रहे हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो उसे भी पढ़ सकते हैं। अब पेज नंबर 38 में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो सब तो डिस्कस नहीं हुआ, इसके अलावा जो भी बच गए वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, है ना। जितने भी बालकस्तूप बच गए वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद अब ये तो युक्त हो गया बालकस्तूप युक्त। अब मुक्त प्रदेश, तो मुक्त प्रदेश में वही देखो, यहाँ अपन यार्डन के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो शायद अपन बरखान को पढ़ते हैं, फिर अपन पेराबोलिक को पढ़ते हैं, और फिर यार्डन वगैरह है, शब्द काफिस वगैरह है, और नेटवर्क वगैरह है, फिर अवरोधी वगैरह है। ये सब बालकस्तूप यहाँ पर कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देखते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे कैसे ये होते हैं। उसके बाद इससे मुक्त प्रदेश, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, इस तरीके से ध्यान रखिए। यहाँ कुछ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ पढ़ते हैं। ये वो सीरीज है, लाठी सीरीज जिसको अपन कहते हैं। और एक गाँव है पार्क है, आकल फॉसिल पार्क, गाँव है चांदन नलकूप, थार का घड़ा, ये सब। और जलपट्टी जिसको बनाटी सीरीज कहते हैं, ये पोखरण से मनोहरगढ़ तक फैली हुई है, औषधि चट्टानों से बनी हुई है। ये सारी बातें मुक्त प्रदेश की।
है ना। ये बातें यहाँ भी यही गिवन था। अब आ जाते हैं सेम, अब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करूंगी, थोड़ा सा आप अंडरस्टूड रखें है ना। अब आ जाएंगे यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ बेसिकली हम अब अर्धशुष्क हिस्से को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अर्धशुष्क के 4 हिस्से, सबसे पहले घग्गर आ जाएगा, फिर शेखावटी आ जाएगा, फिर नागौर चूर्णी आ जाएगा, और फिर लास्ट में लूनी बेसिन आ जाएगा है। और ये ना 74 इतना किलोमीटर फैला हुआ इलाका है, 25 से 50 सेंटीमीटर बीच संवर्षा रेखा के बीच का इलाका, बस इतना ही। अब यहाँ इसको मेंशन किया है, घग्गर को, शेखावटी को। यहाँ तो घग्गर को मेंशन कर देते और बाकी सब में शेखावटी है ना, बाकी सब में शेखावटी है। यहाँ भी शेखावटी के बारे में मेंशन है, यहाँ भी, मतलब सब तरफ शेखावटी के बारे में मेंशन है। अब तो घग्गर देखो ये है कि ये बहुत पानी वाला इलाका है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर थोड़ी समस्या भी शायद था वगैरह, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ ये सारे इलाके पड़ते हैं। इसको बग्गी क्षेत्र कहते हैं ना, अन्न का कटोरा। ये बेसिक बात है। तो आप इंदिरा गांधी नहर को मेनली सेंटर में रख के चीजों को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ आप जल के स्रोतों को, जल स्रोत यहाँ सकते हैं, जल स्रोतों को ध्यान में रखते चीजों को ध्यान रख सकते हैं कि कुएं से आप कुओं के बारे में थोड़ा बताएंगे, तालाब है और नदी है ना, गड्ढे हैं। तो इस तरीके से गड्ढों के कुछ नाम है, कचोर, पनिहारी, और ऐसे ही कुछ नाम भी था, एक दो नाम है ना। तो ये गड्ढों से ध्यान रख सकते हैं, तालाबों से जसुजर, मानसर, ये सब दो तीनों नाम है। और नदियों से मेंथा नदी, कातली नदी, मेंथा, रूपनगर, सांबर, मेंथा, रूपनगर, खारी, ये सारी नदी सांबर में देती। बस 2 मिनट और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक और नदी है, मेढ़ा नदी है, जहाँ बरखान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बेसिक बातें हैं। इसके अलावा ये 450 मीटर और 450 मीटर ऊंचा है ये इलाका है ना। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। इसके उत्तर में क्या, इसके दक्षिण में क्या, पूर्व पश्चिम क्या जानते हैं। उत्तर में तो घग्गर हो जाएगा, दक्षिण में नागौर चूर्णी हो जाएगा, पूर्व में अरावली पर्वत हो जाएगा, और पश्चिम में मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थल का इलाका हो जाएगा। तो ये बेसिक बात है। ये था आज का पूरा सेशन है ना। अब थोड़ा सा रिविजन करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। रिजल्ट तो क्या, अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट तो पढ़ेंगे अपन 21 एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। फटाफट से देखेंगे 2 मिनट में कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे। आंसर है बालूटा। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है, हमलों की पहाड़ियां। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर, मोरेल बांध, सरनाथपुर और जाखमा बता दो। बनास नदी राजस्थान के जिले में चंबल में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरनाथपुर, रामेश्वरम। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा मालूर चंबल है। बनास बेड़ज मैदान का त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में शायद है ना, नहीं मालूर में। लून नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है, तो जो निकलने वाली वो देखेंगे अपन, तो बांदी है, लिरडी है, जवाई है, ये सब अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लून की सहायक नदी है कौन सी, बांदी, लिरडी, जवाई। समुद्र में स्थित भुज झील किस नदी पर बनी, आपको मालूम है भुज झील किस नदी पर, काकनी नदी पर। चंबल नदी में, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम कौन सा है, पूर्व से पश्चिम नदियों का क्रम। सबसे पहले पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल, फिर बनास। मेजाबान किस नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर। और राजस्थान राज्य में किस नदी का अपार क्षेत्र न्यूनतम है, तो वाकल नदी। और बाणगंगा नदी का उद्गम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विराट की पहाड़ियाँ। और सही युग्म है तो गेट सागर डूंगरपुर में ही, कायलाना जोधपुर में ही है, चांदगांव साल। राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है, 60%। नदियों के युग्म को सम्मिलित करना है, पहले नदी है, फिर उद्गम है, फिर मुहाना है, फिर उपनाम है। तो लूनी नदी और नागपहाड़ी है, फिर कच्छ इसका मुहाना है, और अंतसलिया उपनाम है। चंबल नदी जनापुर की पहाड़ी उद्गम हो गया, और मुहाना इसका मुरादागंज हो गया, और उपनाम कामनगर या चंद्रवती हो गया। बनास नदी उद्गम खमनोर हो गया, मुहाना इसका रामेश्वरम हो गया, और उपनाम इसका बनास। किस नदी को आय नदी के नाम से जानते हैं, बेलज को। राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोहित कौन सा है, यानी कि बड़े से छोटा। तो पहले बनास आएगी, फिर लोनी, फिर चंबल, फिर वाही। अवरोही उल्टा, पहले बड़ा फिर छोटा।
तो कालीसिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित बाकली गांव की पहाड़ी से यह नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का स, झालावाड़। और नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है, तो जो संगत है देखिए बेड़ेश्वर, माही, सोन, जाखम, बिगोद, भिलवाड़ा, बनास, बेड़स, मेलान। बेड़ेश्वर तो डूंगरपुर में पता है, इसी रामेश्वरम, सवरनपुर, बनास, चंबल, सीधी। बेड़स नदी का उद्गम कहाँ है, भूमध्य की पहाड़ियाँ। राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन किसका है, सांबर बेसिन। आहू, करुण और गुजराल किसके साइड में है, कालीसिंध के। तो ये था आज का सेशन। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि बेड़स नदी का उद्गम कहाँ है, तो बेड़स नदी का उद्गम बताना है आपको। ये था आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।